फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है कि जो भारत के जो नए रामसर स्थल हैं, यानी कि जो न्यू रामसर साइट्स डिक्लेयर की गई हैं इंडिया में, वो उनके बारे में देखेंगे। और ये जो है वो किन राज्यों के लिए डिक्लेयर की गई हैं? तो तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। और इन्हीं में है टोटल 11 ये जो साइट्स हैं ये डिक्लेयर की गई हैं। और इसी वीडियो में हम लोग 21 और जो रामसर स्थल हैं इसके पहले जो इन्हीं राज्यों के थे इनके बारे में हम लोग जान लेंगे, ताकि हम लोग का काफ़ी रामसर स्थल के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो इस बार जो डिक्लेयर की गई हैं तो इससे ज़रूर आने हैं क्वेश्चन। और इसमें जो है आज़ादी का जो 75वां वर्ष पूरा हो गया है, 75वां वर्ष कंप्लीट हो गया है और अब 76वां वर्ष लग गया है। तो इसी 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ही इन रामसर साइट्स की जो संख्या है वो भी कितनी कर दी गई है? तो 75 कर दी गई है। और ये 2022 में जो डिक्लेयर की गई हैं, अभी ये जो है 11 नए स्थल जो है इन्हें जोड़ा गया है। अब रामसर स्थल में जो है वो कौन सी भूमि जो है वो शामिल की जाती है? जो वेटलैंड्स होते हैं, वेटलैंड्स जो होते हैं, वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमि जिसे बोलते हैं, आर्द्र भूमि। तो ये जो है आर्द्र मतलब नमी होता है, तो नमी वाली जो भूमि होती है उसे ही रामसर साइट्स में जगह दी जाती है। और रामसर साइट में जो भी स्थल इंक्लूड कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सहयोग होता है और जो भी संरक्षण से संबंधित जो भी काम होते हैं वो सारी चीज़ों को उनकी देखभाल की जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है अब टोटल इंडिया की कितनी साइट्स हो गई हैं? तो 75। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं आप कि रामसर कन्वेंशन जो है वो कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। और ईरानी शहर था कौन सा? रामसर। इसी में ये कन्वेंशन हुआ था और इसीलिए इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। और ये जो कन्वेंशन था ये 1975 में लागू हुआ था। 71 में इस पे जो है वो साइन हुए थे और ये 75 में लागू हुआ था। और भारत जो है वो इसका सदस्य कब बना था? तो 1 फरवरी 1982 को इस पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे। और ये डेटा पूरा पीआईबी का है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कंटेंट सही है या गलत। ठीक है, बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इसे। इसके बाद जो है ये 1982 से लेकर के 2013 के दौरान जो भी रामसर स्थल थे उनकी जो है वो पूरी संख्या कितनी थी? तो 26 स्थल जो थे इसमें शामिल थे, यानी कि 1982 से 13 के दौरान। उसके बाद 2014 से 2022 तक अभी तक में देश ने रामसर स्थलों की सूची में 49 नई आर्द्र भूमि जो हैं वो जोड़ दी हैं। और अभी 2022 में ही कितनी जोड़ी गई हैं? तो वो 11 जोड़ी गई हैं। ठीक है, अब ये जो क्षेत्र हैं, ये जो आर्द्र भूमि का जो ये वेटलैंड्स हैं, पूरे वेटलैंड्स जो हैं ये टोटल देश का जो एरिया है वो कितना कवर करते हैं? तो 13,26,677 हेक्टेयर भूमि में फैले हुए हैं। ये पूरा एरिया बताया जा रहा है, यानी कि 75 स्थलों का पूरा एरिया जो है वो इतना है। इसके अलावा तमिलनाडु में रामसर स्थल जो है वो उनकी सबसे ज़्यादा संख्या है। और तमिलनाडु में कितने हैं? टोटल 14 रामसर स्थल हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको। ये जो लिखा हुआ है कि कितना एरिया कवर करते हैं, जब नई कोई चीज़ आती है तो उसके बारे में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे स्थल जो है, कहाँ के स्थल जो है वो रामसर साइट में शामिल किए गए हैं, तो वो 14 रामसर स्थल हैं जो तमिलनाडु के हैं। और उत्तर प्रदेश के, हमारे उत्तर प्रदेश के कितने हैं? तो 10 स्थल जो हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। अब ये जो सुंदरबन वेटलैंड है इसके बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि सुंदरबन वेटलैंड यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 जनवरी 2019 को भारतीय सुंदरबन को वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया था। भारतीय सुंदरवन जो है वो देश के कुल मैंग्रोव वन का, पूरा जो मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन कहाँ पे उगते हैं? जो भी लवड़ी जल होता है, यानी कि सैलन वाटर जो होता है उसी में जो है वो मैंग्रोव वन पनपते हैं, पौधे के जैसे होते हैं। और ये 60% से अधिक एरिया यहाँ पे कवर करते हैं। और इसका जो है वो 4,23,000 हेक्टेयर क्षेत्र के अब तक देश में सबसे बड़ा संरक्षित आर्द्र भूमि क्षेत्र है। क्योंकि ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये पूरे भारत का सबसे बड़ा जो वेटलैंड है आर्द्र भूमि का, वो सबसे बड़ा है, इसलिए ये कहा जा रहा है। ठीक है, यानी तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में 10 है, सेकंड में आ रहा है। उसके बाद जो है वो सबसे बड़ा वेटलैंड ये जो है वो कौन सा है? ये आर्द्र भूमि है सुंदरवन का। और अगर ये बात किया जाए कि सबसे पहले कौन सा शामिल किया गया था, तो 1981 में जो है वो चिल्का झील
चिल्का झील कहाँ पे है? चिल्का झील ये है उड़ीसा में है, इसे शामिल किया गया था। ठीक है, आगे अभी देखेंगे आप लोग। अब ये देख सकते हैं ये जो सुंदरवन है ये कहाँ पे है? बांग्लादेश और इंडिया, यहाँ पे आ जाता है ये आ जाता है, वेस्ट बंगाल आ जाता है यहाँ पे, और ये सुंदरवन आ जाता है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों में है। तो यही सुंदरवन में जो वेटलैंड है इसे ही भारत के रामसर साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, सॉरी, ये जो रामसर साइट भारत की नहीं, भारत के स्थल को रामसर साइट में शामिल किया गया है और ये सबसे बड़ा है। रामसर स्थलों के रूप में जो 11 आर्द्रभूमि हैं उनका कुल क्षेत्र कितना है? अभी तक हमने देखा था पूरा क्षेत्र कितना था, अब कितना है कि ये जो 11 अभी शामिल की गई हैं इनका क्षेत्र कितना है? तो 76,316 हेक्टेयर है। ठीक है, अब ये जो 11 वेटलैंड है इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं अभी आप देख चुके थे। तमिलनाडु में 4 स्थल जो हैं ये अभी 2022 में शामिल किए गए हैं, उड़ीसा में 3 हैं, जम्मू कश्मीर और में 2 हैं और मध्य प्रदेश में 1 है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी 1 है जो शामिल किया गया है। अब उड़ीसा में जो है वो कौन कौन से 3 स्थल शामिल किए गए हैं? तो ये तंपारा झील, हीराकुंड जलाशय और अंशुपा झील जो है ये इन्हें शामिल किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं उड़ीसा की लोकेशन क्या है भारत में। यहाँ पे देख ये बे ऑफ बंगाल यहाँ पे आ जाता है, बे ऑफ बंगाल, और उड़ीसा ये ऐसा बना हुआ है, यहाँ पर इसकी आती है, यानी कि भारत के जो है वो पूर्वी भाग की तरफ में, लगभग के दक्षिण पूर्वी भाग की तरफ में आता है, क्योंकि एकदम पूर्वोत्तर भारत ये जो रहता है तो पूर्वी भारत में ही आता है ये उड़ीसा। ठीक है, अब ये तंपारा झील जो है इसके बारे में जान लेते हैं। तो तंपारा झील जो है वो गंजम जिले में स्थित उड़ीसा राज्य की सबसे प्रमुख मीठे पानी की झीलों में से एक है। और ये जो झील है वो बारिश के कारण बहुत ज़्यादा भर जाती थी, इसलिए अंग्रेज़ों के शासन, मतलब जब अंग्रेज भारत पे शासन करने आए थे तो अंग्रेज़ों के समय में इसे क्या बोला जाता था? ट्रैम्प बोला जाता था। ठीक है, ट्रैम्प बोला जाता था, और बाद में इसका नाम जो है वो तंपारा झील जो है कहा जाने लगा। और ये जो है ये आर्द्रभूमि मछलियों के साथ साथ कृषि, घरेलू उपयोग के लिए पानी और जैसे प्रावधान की सेवाएं भी उपलब्ध कराती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप इसकी लोकेशन है ना, ये लोकेशन क्या है कि इसकी इमेजेस आप देख सकते हैं, ऐसी दिखती है ये झील। अब यहाँ पे आ जाता है सेकंड क्या है, उड़ीसा की ही हीराकुंड जलाशय। अब हीराकुंड जलाशय उड़ीसा में सबसे बड़ा मिट्टी के बांध जो हीराकुंड जलाशय ने 1957 में काम करना स्टार्ट किया था। और ये जो बांध है वो जो है ये बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, और ये जलाशय 1957 में जब शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये पूर्वोत्तर तट की जो नदी है महानदी, ठीक है, वहाँ से आने वाले बाढ़ को भी नियंत्रित करने के लिए काम करता है, क्योंकि यहाँ ये जो बांध बनाए जाते हैं वो एक तरह से बाढ़ नियंत्रण के ही लिए बनाए जाते हैं, ताकि जो भी पानी का फ्लो होता है उसे कम किया जा सके। मान लीजिए नदी बहती हुई आ रही है तो इस पर बांध बना दिया जाएगा, तो इसकी स्पीड यहाँ पे ये जलाशय जैसा भरता जाएगा, और यहाँ पे जैसे आप झरने के जैसे देखते हैं ये पानी निकलता है, वो इसका फ्लो कम कर दिया जाता है, धीरे धीरे बहता है, और इस पानी को किसी न किसी काम में यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, अब ये जो जलाशय है वो 300 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन और इसके अलावा 4,36,000 हेक्टेयर सांस्कृतिक क्षेत्र की सिंचाई के लिए पानी का एक स्रोत है, यानी कि 300 मेगावाट जल आपूर्ति को ये सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब इसमें जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी इमेजेस हैं हीराकुंड जलाशय। ये देखिए डैम बना हुआ है, ठीक है, बांध बना हुआ है ये, और ऐसा दिखता है। अब अंशुपा झील जो है वो भी उड़ीसा की है। अंशुपा झील के बारे में जान लेते हैं। अंशुपा झील जो है वो कटक जिले में बांकी उपमंडल में स्थित है। कटक जिले में आती है अंशुपा झील, और उड़ीसा की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। और ये जो आर्द्रभूमि है ये महानदी द्वारा बनाई गई, यानी ये तीनों झीलें जो हैं वो लगभग महानदी के द्वारा ही हैं। ठीक है, मेन अंशुपा झील, और इसके अलावा जो इसके पहले पढ़ाई थी वो कौन सी थी, जो हीराकुंड जलाशय था वो। ठीक है, अब ये अंशुपा झील महानदी द्वारा बनाई गई एक ऑक्सबो झील है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सबो झील ये है। ठीक है, ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक जो है उसे और क्या बोलते हैं, तो गोखुर झील जिसे बोलते हैं। ठीक है, गोखुर झील भी बोलते हैं इसे। और ये किस नदी के द्वारा बहते हुए जो क्या होता है कि गोखुर झील, हाँ, इसके अलावा इसे चापाकार झील भी कहते हैं। ठीक है, चापाकार झील,
चापागार झील भी बोलते हैं। अब ये जो गोखुर झील होती है और चापागार झील जो होती है वो होती क्या है, तो जो भी नदी होती है वो जब बहते हुए बहुत फ्लो के साथ बहते हुए आती है, ये मान लीजिए कि नदी है, नदी ऐसे सांप की तरह से रेंगते हुए आती है ना, लेकिन इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, तब ये ऐसे ऐसे स्पीड होती है, ऐसे ऐसे स्पीड होती है। लेकिन जैसे जैसे ये नदी यानी समुद्र के पास आती जाती है, उसका फ्लो में धीरे धीरे वो, क्योंकि मैदानी क्षेत्र के आसपास आती जाती है, उसके बाद ये समुद्र पे गिर जाती है। ठीक है, तो इसका फ्लो जो इतनी तेज़ी से चल रहा होता है, तो ये उसके बाद ये इसका फ्लो धीरे धीरे कम होता है, और उसके बाद जब धीरे धीरे नदी आके बहती रहती है, जो बहती हुई नदी आती है वो धीरे धीरे इसका फ्लो सीधे होने लगता है। तो यहाँ तक जो ये नदी जाती है तो यहाँ पर ये जाना बंद कर देती है, ये इन जगहों पे जाना बंद कर देती है, और इसे ही बोलते हैं गोखुर झील। और यहाँ पे जो पानी भर जाता है, यहाँ पे दोबारा पानी नहीं जाता है, और तो ये झील के रूप में बन जाता है। और एक तरह से कहा जाए तो ये नदी जो है जब अपनी प्रौढ़ावस्था में आती है, यानी कि प्रौढ़ावस्था जब उसका फ्लो कम हो जाता है, जब बहुत यंग होती है तो स्पीड से भागती है, और प्रौढ़ावस्था में जब इंसान एकदम बूढ़ा हो जाता है तो धीरे चलने लगता है, तो बिल्कुल वैसे ही सेंस में ले सकते हैं। ठीक है, अब अंसुबा झील जो है वो महानदी के जो महानदी है इसी पर बनाई गई है, और ये जो है 231 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अंसुपा झील की जो है ये इमेजेस आप देख सकते हैं। अब ये जो है उड़ीसा में जो और जो झील शामिल की गई थी वो पहले ही शामिल की गई थी, तो टोटल में अब उड़ीसा में कितनी हो गई हैं, 3 और 3, ये टोटल 6 झील जो हैं वो हो गई हैं। ठीक है, 3 अभी इसके पहले डिक्लेयर की गई थी और 3 इसके पहले थी। तो चिल्का झील जो है अभी आपको बताया था कि 1981 में जो है वो सबसे पहले रामसर साइट्स में, भारत की जो सबसे पहली रामसर साइट में शामिल की जाने वाली झील है वो चिल्का लेक है, और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के नाम से इसे जाना जाता है, खारे पानी की झील इसे बोला जाता है। और यहाँ पे आप चिल्का झील के बाद इसके बाद आता है भीतरकनिका जो है वो 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया था, और ये उड़ीसा में एक मैंग्रोव आर्द्रभूमि के रूप में है। और महानदी और वैतरणी, ठीक है, सॉरी महानदी नहीं बोल रहे हैं, ब्राह्मणी नदी, ठीक है, ब्राह्मणी नदी और इसके अलावा वैतरणी नदी जो है, वैतरणी नदी, इनके डेल्टा में लगभग 650 जो है वो किलोमीटर का एरिया ये भीतरकनिका कवर करती है। ठीक है, अब सतकोशिया रामसर जो है, सतकोशिया रामसर क्या है, ये 2022 में रामसर साइट में शामिल किया गया था, और उड़ीसा में ये जो है उड़ीसा के अनुगुल जिला जो है, माँ नहीं है ये गा है, ठीक है, अनुगुल जिले में ये मौजूद है। और सतकोशिया, इसे सतकोशिया गार्ज भी बोलते हैं। अब गार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो नदी दो पहाड़ों के बीच से होकर के बहती है, पहाड़ की ऊंचाई ज़्यादा होती है, तो ये जो बीच में जो होकर के बहती है तो इसे गार्ज बोलते हैं। ठीक है, ये उठे हुए इनको गार्ज बोलते हैं, और नदी इसी में बहती है, इसलिए सतकोशिया जो है इसे सतकोशिया गार्ज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में कौन सी जो रामसर साइट डिक्लेयर की गई है, तो यशवंत सागर जो है वो साइट आर्द्रभूमि, यशवंत सागर इंदौर क्षेत्र में 2 महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, अब यशवंत सागर को मध्य प्रदेश में दुर्लभ सारस क्रेन का गढ़, जो क्रेन होता है इसका गढ़ माना जाता है। और झील जो है वो बैक वाटर में बहुत सारे उथले क्षेत्र हैं जो वेंडर्स और अन्य जल पक्षी के अनुकूल भी हैं। अब यशवंत सागर जो है वो प्रेजेंट टाइम में इसमें जो इसका जो वाटर होता है, इसमें जो वाटर है वो यानी पानी जो है वो इंदौर शहर के लिए जो है पानी की आपूर्ति करता है। और इसके अलावा अगर कॉमर्शियली इसका यूज़ देखा जाए तो मछली पालन में भी इसका उपयोग किया जाता है। और जो विंटर सीजन में जो भी प्रवासी पक्षी आते हैं, यानी जो माइग्रेटरी जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स, ठीक है, इससे आपको दिख नहीं रहा होगा, माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं इनके लिए बहुत अच्छा प्रवास उपलब्ध कराता है। अब यहाँ मध्य प्रदेश की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये एमपी है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो भोपाल है इसकी कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो झील है यशवंत सागर जो है ये आर्द्रभूमि, इसकी कुछ इमेजेस हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश में इसके पहले और भी जो है वो झील शामिल की गई थी, तो टोटल अब मध्य प्रदेश में जो है वो
जो संख्या है वो वेटलैंड्स की संख्या जो है वो कितनी हो गई है, तो टोटल हो गई है, पहले एक अभी देखी थी तो ये 3 हो गई, ये हो गई टोटल 4। तो भोज झील जो है वो ये 2002 में है, इसमें शामिल की गई थी। और ये जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोज में, इसके अलावा सॉरी भोज नहीं मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ठीक है, ये भोपाल में है। और ये जो भोजताल है, भोजताल जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो मालवा का शासक था। ठीक है, मालवा के शासक परमार राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था, इसीलिए इसका नाम भोजताल है। और ये जो है, ये जो ताल है भोजताल, ये कोलन नदी पर बना है। ठीक है, कोलन नदी पर बना है, मिट्टी का बना ये बांध है। और एक बांध बनाया जाता है, उसी के बाद तो ये बन जाता है ना झील जैसा। उसके बाद जो है, इसके अलावा ये दो ताल के रूप में है, यानी एक ऊपरी ताल है जिसे भोज ताल बोलते हैं, एक निचला ताल है जिसे बोलते हैं जिसे निचली झील के रूप में जाना जाता है, निचली झील के रूप में जाना जाता है। और ये जो निचली झील है वो हलाली नदी में जो हलाली नदी पर बनी हुई है। अब ये जो हलाली नदी है और इसके अलावा जो कोलन नदी है, ये दोनों किसकी सहायक नदियां हैं, तो बेतवा नदी जो है, बेतवा नदी की सहायक नदी है। और बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। और बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की। अगर आपको ये उत्तर प्रदेश के रिवर से संबंधित कोई भी आपको नदियों से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है तो आपको प्लेलिस्ट में, उत्तर प्रदेश की प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप उससे पढ़ सकते हैं। ठीक, अब सेकंड क्या है कि साख्य सागर जो है वो जुलाई 2022 में आता है, 22 में जो है वो रामसर साइट में डिक्लेयर किया गया था। और इसे जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी ये जो है, इसी के कारण इसको ये रामसर साइट में डिक्लेयर किया गया था। यहाँ बायोडाइवर्सिटी ये बहुत अच्छी है। अब सिरपुर आर्द्रभूमि जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में है। और ये भी 2022 में ही रामसर साइट में डिक्लेयर किया गया था। अब तमिलनाडु के जो है रामसर स्थल जो है वो कौन कौन से हैं, तो चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य। अब चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य जो है वो यहाँ पे पक्षियों का अच्छा गढ़ माना जाता है। ठीक है, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, अभी आगे इनके बारे में डिटेल में जानेंगे हम लोग। इसके अलावा चौथा क्या है कि वुडवूर पक्षी अभ्यारण्य है, फिर कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य। तो ये टोटल 4 हो गए। ठीक है, जो अभी 2022 में डिक्लेयर किए गए हैं। यहाँ पे तमिलनाडु की लोकेशन देख सकते हैं, इंडिया में यहाँ आप देख सकते हैं सबसे नीचे आता है ना, सबसे नीचे यहाँ पे आ रहा है। और ये है पूरा तमिलनाडु का एरिया, यहाँ कन्याकुमारी आ जाता है सबसे नीचे तमिलनाडु में। ठीक है, अब चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य जो है वो, जिसे स्थानीय रूप से चित्रांगुड़ी कनमोली के नाम से जाना जाता है। अब ये एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछ सकते हैं कि चित्रांगुड़ी, आपसे चित्रांगुड़ी कनमोली भी पूछ सकते हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप सिर्फ इतना मत याद करके जाइए कि ये वाला वेटलैंड है और ये इस राज्य में है। काफ़ी चीज़ें ऐसा नहीं होता, आप क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछते हैं और काफ़ी चीज़ें इसके बारे में पूछते हैं। ठीक, और ये अर्धभूमि जो है 1989 में एक संरक्षित क्षेत्र है और इसे पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी घोषित किया गया है। तो ये पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी जानी जाती है। ये देख सकते हैं चित्रांगुड़ी जो है वो पक्षी अभ्यारण्य। ठीक, अब सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। सुचिंद्रम जो है वेटलैंड मनाकुडी कंजर्वेशन रिजर्व जो है इसका हिस्सा है और ये प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई फ्लाईवे के दक्षिणी सिरे पर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सुचिंद्रम की जो झलक है थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स की। इसके बाद क्या है, वुडवूर पक्षी अभ्यारण्य। इन सब चीज़ों के बारे में जिसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बता दे रहे हैं, जिसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने वाली नहीं है उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। ठीक है, वुडवूर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो 112.638 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है और यह एक बड़ा मानव निर्मित सिंचित जलाशय है और प्रवासी पक्षियों के लिए ये आश्रय भी है। जब सर्वेक्षण किया गया था तो अधिकांश जलाशयों में जो है वो कौन सा बगुला जो है अर्ध ओला ग्रेग जो है वो पाया गया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो वेटलैंड्स होते हैं ये बहुत सारे जलाशय वहाँ पे होते हैं, यानी कि जगह जगह पर झीलें होती हैं, तालाब होते हैं छोटे छोटे, तो वो बहुत सारा एरिया कवर करते हैं, इसीलिए उसे नमी वाली भूमि यानी आर्द्र भूमि के रूप में घोषित कर दिया जाता है। तो ये वुडवूर पक्षी अभ्यारण्य जो है इसकी कुछ इमेजेस आप देख सकते हैं, ये बगुला वगैरह यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य जो है वो यहाँ है, तो भारत के तमिलनाडु के
मुदुकुलथुर रामनाथपुरम जिले में, ठीक है, के पास कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य को 1989 में घोषित किया गया था, संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। यानी संरक्षित क्षेत्र जो है इसे 1989 में घोषित किया गया था और ये जो है अब 2022 में रामसर स्थल में शामिल किया गया है। भारत के द्वारा बहुत सारे क्षेत्र जो है अभी भी वो संरक्षित क्षेत्र आर्द्रभूमि के रूप में डिक्लेयर कर दिए गए हैं, लेकिन जो रामसर स्थल में शामिल है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। और ये स्थल जो है वो IBA के रूप में जाना जाता है। IBA क्या है? बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया जो होता है इसे बोलते हैं IBA के रूप में ये जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्पॉट बिल और पेलिकैनस और इसके अलावा फिलिपेंसिस नस्लों की उपस्थिति दर्ज की गई है, इसीलिए इसे IBA के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य जो है इसकी आप इमेजेस देख सकते हैं। अब तमिलनाडु में जो है इसके बाद भी काफ़ी मतलब इसके अभी तो 2022 में 4 डिक्लेयर किए गए हैं, ठीक है, इसके पहले भी बहुत सारे डिक्लेयर किए गए थे, इसीलिए तो टोटल 14 यहाँ पे हैं। अब तमिलनाडु में टोटल 14 हो गए हैं और सबसे ज़्यादा भारत के अगर वेटलैंड्स कहाँ पे हैं तो तमिलनाडु एरिया। एक तो तमिलनाडु का जो एरिया है वो नीलगिरी के आसपास का क्षेत्र है ना, वहाँ पे बारिश वगैरह ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ पे नमी की ज़्यादा पूर्ति होती है। अब यहाँ पे क्या आता है? पहला पॉइंट कैलिमेरे वन्य जीव अभयारण्य और पक्षी अभयारण्य। ये जो है वो पॉइंट कैलिमेरे यहाँ लुप्तप्राय प्रजातियों, इसके अलावा जो स्थानीय यहाँ की प्रजाति हैं उनके कंजर्वेशन के लिए 1967 में से आर्द्रभूमि बनाया गया था। और तमिलनाडु जो है वो नागपट्टिनम जिले, जो तमिलनाडु का नागपट्टिनम जिला है वहाँ पे ये है। और इसके अलावा ये 2002 में रामसर साइट में डिक्लेयर किया गया था। अब यहाँ पे जो ये जो इसके बारे में बता रहे हैं ना, पॉइंट कैलिमेरे एक तरह से रेतीले भूमि से घिरा हुआ है और खारा दलदल और इसके अलावा कटेली झाड़ियाँ भी यहाँ पे पाई जाती हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको चीज़ें याद रहें, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट भी हैं, जो अगर UPSC UPPCS के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे डीप क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक। अब करिकिली पक्षी अभयारण्य जो है वो कहाँ पे है? तो ये कांचीपुरम जिला है तमिलनाडु का, वहाँ पे है। और ये जुलाई 2022 में रामसर साइट में डिक्लेयर किया गया है। और ये कांजीरकुलम जो है वो सेंचुरी वो 100 प्रजातियों के लिए इसे दर्ज किया गया है। यहाँ पे लगभग 100 प्रजातियाँ हैं पाई जाती हैं। पिचवरम मैंग्रोव जो है वो ये कहाँ पे पहली बात है? कुड्डालोर जिला तमिलनाडु का है, वहाँ पे है। और ये जुलाई 2022 में रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। और ये यहाँ पे सदाबहार झाड़ीनुमा वृक्ष हैं, सदाबहार झाड़ीनुमा और छोटे पेड़ों के समूह हैं। और यहाँ पे ये जो पेड़ होते हैं ये जो मैंग्रोव के नाम से है ना, मैंग्रोव वन जो है, मैंग्रोव आप जानते हैं ना, ये छोटे झाड़ीनुमा वृक्ष होते हैं। आपको इसके पहले भी बताया है। ये सैलिन वाटर जो होता है, सैलिन वाटर इसमें पाए जाते हैं, यानी जो लवड़ी जल होता है, खारा जल इसमें पनपते हैं, जो समुद्र का खारा जल होता है। अब पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे है? तो चेन्नई, जुलाई 2022 में इसे रामसर साइट में डिक्लेयर किया गया था। कोथनकुलम पक्षी अभयारण्य जो है वो बर्ड्स के लिए, यहाँ पे बर्ड्स की प्रजनन के लिए यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए बर्ड्स के मेन जाना जाता है। और ये तिरुनेलवेली जिला जो है तमिलनाडु का, वहाँ पे है। और ये अगस्त 2022 में रामसर साइट में डिक्लेयर किया गया था। और इसके अलावा मन्नार की खाड़ी एक आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी इमेज है ना, मन्नार की खाड़ी। यहाँ गल्फ ऑफ मन्नार आता है। ये आपको श्रीलंका दिख रहा होगा, ये श्रीलंका है। और ये भारत का जो तमिलनाडु है उसके पूर्व की तरफ ये, और इसके अलावा ये श्रीलंका के पश्चिम की तरफ ये गल्फ ऑफ मन्नार आता है। गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो इसके आप देख सकते हैं, ये जो हल्का सा निकला हुआ एरिया है ये इसे बोलते हैं राम सेतु का पुल, ठीक है। और इसके बीच में जो है वो पत्थरों से बना हुआ है लगभग। और इसके उत्तर में आप इधर तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाती है पाक स्टेट, ठीक है। पाक स्टेट यानी कि पाक जल संधि जिसे बोलते हैं, यानी कि पाक जल संधि और गल्फ ऑफ मन्नार के बीच में ही राम सेतु पड़ता है, ठीक। अब वेम्बनूर वेटलैंड जो है इसके बारे में, इन सब के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके अलावा ये है तमिलनाडु के ही, ठीक है। वेलोड पक्षी अभयारण्य और वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य, इसके अलावा उदयमर्थनपुरम पक्षी अभयारण्य है। इसके अलावा महाराष्ट्र का जो है वो
थाने क्रीक जो है वो रामसर स्थल घोषित किया गया है 2022 में। थाने क्रीक भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और थाने क्रीक में जो है वो इसे फ्लेमिंगो अभयारण्य भी घोषित किया गया है। और यहाँ पर 202 पक्षी प्रजातियों के अलावा, पक्षी की कितनी प्रजातियाँ हैं तो 202, इसके अलावा मछलियाँ, क्रस्टेशियन, मोलस्क, तितलियों, कीटों और प्लांक्टन, और इसके अलावा जो प्लांक्टन, इसके अलावा बेथोन्स, ये सभी अगर इनकी प्रजातियों को देखा जाए तो टोटल 226 प्रजातियां इसमें और भी शामिल हैं। अब यहाँ पे महाराष्ट्र आप देख सकते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। और ये आपको जो ब्लैंक इमेज दिखाते हैं वो इसलिए दिखाते हैं, जब भी आप कभी मैप की स्टडी किया करिए तो ब्लैंक इमेज पहले आप जो इमेज मतलब जो आपका नक्शा होता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है वैसे देखिए, उसके बाद ब्लैंक इमेज से आप उसको समझने की कोशिश करिए कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। जैसे मान लीजिए ये महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र के यहाँ पे देख सकते हैं ये गुजरात आता है, ठीक है, उत्तर पश्चिम है ना, उत्तर पश्चिम की तरफ। उत्तर में मध्य प्रदेश आता है, पूर्व में देखेंगे यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ रहा है, और दक्षिण पूर्व में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तेलंगाना है, और दक्षिण में ही यहाँ पे आ जाता है क्या, ये है कर्नाटका, और यहाँ पे दक्षिण पश्चिम की तरफ में आ जाता है गोवा, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, आप सारी चीज़ों को जान लेंगे। अब यहाँ पे जो है वो ये देखिए आप महाराष्ट्र थाने क्रीक की इमेज दे सकते हैं। महाराष्ट्र में और 2 स्थल जो हैं वो रामसर साइट में पहले डिक्लेयर किए जा चुके हैं। वो नंदूर मध्यमेश्वर है जो 2019 में शामिल किया गया था, और ये इसमें जो है वो 23 झीलें हैं। इसके अलावा छोटे छोटे तालाब भी बने हुए हैं, इसीलिए इसे आर्द्रभूमि के रूप में घोषित किया गया था। और इसके अलावा ये जो है मध्यमेश्वर जो है वो गोदावरी, ठीक है, गोदावरी और कड़वा नदी जो है, कड़वा नदी के संगम पर बना हुआ है। अब लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र की ही है, और ये 2022 में जो रामसर साइट में बनी हुई थी। ये जो झील है वो महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में है, ठीक है, बुलढाणा जिले में खारे पानी की झील है। और यहाँ इसका निर्माण जो है लोनार झील का, इसे लोनार झील को क्रेटर झील भी बोलते हैं, है ना, क्रेटर झील भी बोलते हैं। तो ये जो क्रेटर झील होती हैं तो वो कौन सी झील होती हैं, जो ज्वालामुखी के फटने के बाद, जब ज्वालामुखी ठंडा हो जाता है उसके बाद जब बारिश का पानी उसके, जैसे मान लीजिए ये ज्वालामुखी है, यहाँ पे फटता है तो यहाँ गोल गोल होता है, यहाँ पे जब फटने के बाद जब बारिश होती है उसके अंदर जो पानी भर जाता है ना ऊपर का, तो इसी ही लोनार झील या क्रेटर झील के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो है वो 2022 में इसमें कौन कौन से वेटलैंड शामिल किए गए थे, तो हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व इसे शामिल किया गया था। इसके अलावा सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व इसे शामिल किया गया था। यहाँ पे आप जम्मू कश्मीर की लोकेशन देख सकते हैं, ये श्रीनगर और इसके अलावा जम्मू जो है वो दोनों ये जम्मू कश्मीर की राजधानी है। अब हम हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो झेलम नदी के बेसिन के भीतर में, झेलम नदी जो है उसके बेसिन के भीतर में बना हुआ है। इसके अलावा यह आर्द्रभूमि है वो बारामूला जिले में स्थित है, और इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी मान्यता मिली हुई है। अब यहाँ पे इसकी इमेजेस देख सकते हैं हाईगम की वेटलैंड जो है। इसके अलावा सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो श्रीनगर जिले में स्थित है, और इस आर्द्रभूमि के बड़े क्षेत्र सितंबर और मार्च के बीच में सूख जाते हैं। ये जो वेटलैंड है वो प्राकृतिक नियंत्रण, सुधार, बाढ़ रोकथाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यह आर्द्रभूमि कई क्षेत्रों के लिए मौसमी जल प्रतिधारण द्वारा जलाशयों को भरने के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब ये सालबुग की आप सालबुग जो वेटलैंड है इसके बारे में आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर जो है इसमें और भी शामिल किए गए हैं, ये देख सकते हैं आप इसकी इमेज, है ना। इसके अलावा जम्मू कश्मीर जो है इसमें कौन से और शामिल किए गए हैं, जम्मू कश्मीर जो है वो वूलर झील जो है 1990 में वेटलैंड के रूप में रामसर साइट में डिक्लेयर की गई थी, और ये जो है वो कहाँ पड़ती है, तो जम्मू कश्मीर का बांडीपोरा ज़िला है, ठीक है, बांडीपोरा ज़िला है, वहाँ पे आती है। यहाँ पे ये मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, इसके रूप में जाना जाता है। अभी आपने क्या देखा था कि उड़ीसा में जो स्थित वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, ठीक है। अब इसमें जो है सुरिसर और मानसर झील जो है वो 2005 में रामसर साइट में शामिल की गई थी,
और ये सुरिसर और मानसर जो है इन दोनों को जुड़वा झीलों के रूप में जाना जाता है। इन दोनों के बीच में सुरिसर और मानसर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो इन दोनों के नाम से ही है, और इसे जो है वो हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व प्राप्त है। ये जम्मू कश्मीर में आती हैं इसलिए, ठीक है, वहाँ पे तीर्थ स्थल है जम्मू कश्मीर का। होकेरा जो है वो वेटलैंड ये 2005 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।